there is a feeling of unease. A sense of insecurity is creeping in. ये मुसलमानों में अब असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। ये सब हम मिलकर इनका विरोध करते हैं, इनकी बातों का, जो कि बोले कि आज मुसलमान असुरक्षित महसूस करता है। हमीद अंसारी के ऊपर देश के आम जनमानस में जबरदस्त गुस्सा है। मुसलमान भी, जिन मुसलमानों के नेता बनने के लिए हमीद अंसारी ने ये ड्रामा किया, वो भी उनके साथ नहीं दिखा दे रहे। हम आम जनता की कुछ प्रतिक्रिया जनता बोले में आपको दिखाते, देखिए। हमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपनी बातें बता सकते थे, पर आप जब जा रहे हो, 10 साल आपने उपराष्ट्रपति को एंजॉय किया है, तो एक देश में पॉजिटिव मैसेज देने की जगह, राष्ट्रीय एकता का मैसेज देने की जगह कि देश अच्छा है, ये इस बात का प्रतीक है कि वो कोई पॉलिटिकल शेल्टर के लिए सारा कोशिश कर रहे हैं। और आज सुरक्षित नहीं कह सकते, जैसे कि हामिद अंसारी साहब पिछले 10 साल से हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं और अभी तक पता नहीं वो कहाँ सो रहे थे। आज उन्होंने आखिरी वक्त में ये राजनीति, सिर्फ इसमें बू आती है राजनीति की उनके शब्दों से। अपने आखिरी वक्त, अपने विदाई समारोह के वक्त उन्होंने जो बयान दिया है कि मुसलमान अपने आप को असुरक्षा महसूस कर रहा है, वो असमंजस की स्थिति में है, उनके ऐसे बयान पर मैं नहीं बल्कि पूरा मुस्लिम समाज अफसोस कर रहा है। जब वो उपराष्ट्रपति के पद से हट रहे हैं, उपराष्ट्रपति के पद से विदाई ले रहे हैं, तो ऐसे बयान देकर ये मुसलमानों में अब असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। हम ये पाटा ग्रुप की तरफ से, हम पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से, जो पाटा ग्रुप में है मुसलमान भाई हमारे सब हैं, ये सब हम मिलकर इनका विरोध करते हैं, इनकी बातों का, जो कि बोले कि आज मुसलमान असुरक्षित महसूस करता है। पूर्व राष्ट्रपति जी, जो उपराष्ट्रपति जी जो हमारे पद में बैठे थे, तब तो उनको मुसलमानों का ख्याल नहीं आया। आज उन्होंने वो अपने पद से उन्होंने सुबुकदोश हुए हैं। वो नेता हैं, हमारा बहैसियत मुसलमान तो क्या कहते हैं, हम मानते हैं, लेकिन हमारे नेता नहीं हैं। समझा आपने, न उनके कौल पर हमारा कुछ एतबार है, न उनके फेल पर हमारा कुछ एतबार है। वो जो बोले हैं उनकी जिम्मेदारी वो है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। समझा आपने, हम ऐसे तमाम चीज़ों से अपने आप को अलग करते हैं जिससे सांप्रदायिक बातें, संप्रदाय बढ़े, और हम इसके खिलाफ हैं। मुसलमान यहाँ पर कितना सुरक्षित है ये बोलने की ज़रूरत नहीं। हम लोग स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, स्वतंत्र हैं, यहाँ पर खुश हैं, सारी सब चीज़ें। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे इतने दोस्त हैं, इसमें से आधे तो मुसलमान ही हैं। हम सब एक ही साथ रहते हैं, हमें तो कभी ऐसी तकलीफ नहीं हुई। हम सब एक साथ रहते हैं, उठते बैठते, एक थाली में खाना भी खाते हैं। और जो स्टेटमेंट उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया ना, वो गलत दिया है। तो हम तो यही कहेंगे कि हम जहाँ पर रह रहे हैं उस एरिया में ऐसा कुछ ये नहीं है। माहौल हमारे यहाँ बहुत ही शांतिपूर्वक है और अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और हमें ऐसा महसूस भी हो रहा है कि हम सब भाई लोग मिल के रह रहे हैं यहाँ पे। चाहे अंसारी सर बोले, चाहे कोई भी बोले, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर सब लोग बिल्कुल हार्मोनी से रहते हैं, और हमें ये नहीं पता चलता कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। जो पॉलिटिकल लेवल पे होता है, बट यहाँ ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। यूनुस जी के पास चलते हैं। यूनुस जी, एक दर्शक ने, आम आदमी ने बाइट देते हुए ये कहा कि हम एक थाली में खाते हैं, लेकिन ये देश के थाली में छेद करने वाला उपराष्ट्रपति आ गया है। विजय जी, यूनुस जी हमारे साथ नहीं। विजय जी। सुरेश जी, मैं बताता हूँ, 1947 से लेकर अब तक ये जो वामपंथियों की और कांग्रेसियों की एक जुगल जोड़ी रही है, इसने 70 साल में देश को कमजोर किया है। अब जब से 3 साल से एक मजबूत सरकार बनी है, कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी सरकार बनी है, तो ये इसको देश के बाहर बदनाम कर रहे हैं। 2 स्तर पर इसको बहुत समझने की आवश्यकता है। पहले देश को कमजोर करना, फिर इस देश को जब सरकार मजबूत बने, कुछ करने की दिशा में बढ़े, तो उसको दुनिया भर में बदनाम करना, ये इनकी एक मानसिकता का एक हिस्सा है। इसको इस ढंग से लेना चाहिए। आप देश की बहुत सारी घटनाएं ले सकते हैं। ये आप जब 3 साल की ये सरकार बनी थी, तो ध्यान में चर्च पर हमले उन्हीं के लोग चोरी करते थे, दीवारें तोड़ते थे, ये करते थे, जो हमेशा होती है। एक भी घटना सच नहीं पाई गई। इसके बाद जांच हुई तो कुछ पता नहीं चला। इखलाक की घटना को ठीक दिखाया तो शायद सारा देश शर्मसार हो जाता, लेकिन उसको इन्हीं वामपंथियों और कांग्रेसियों की जुगल जोड़ी ने दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश की। अभी जुनैद, जो सीट को लेकर के लड़ाई हुई थी, जो बाद में खुल गया, मारने वाले ने स्वीकार किया,
यानी कुल मिलाकर के इस प्रकार का जो बवंडर, और हामिद अंसारी साहब भी उसके एक हिस्से हैं, क्योंकि आज ये जो पत्थरबाजी हो रही है कश्मीर में, उसके खिलाफ नहीं उसके बोले, खिलाफ इन्होंने नहीं बोला। तो ये जो एक तरीके से 3 साल में एक बवंडर पूरा खड़ा किया गया, इनके द्वारा खड़ा किया गया, इनके द्वारा बनाया गया एक आम जो घटनाएं देश भर में 1947 से क्या हमेशा सैकड़ों सालों से होती रही हैं, इस प्रकार की घटनाओं को प्रमुखता दे करके और अंसारी साहब ने सारे देश को एक भयग्रस्त बता दिया, ताकि दुनिया भर में जो लोग भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भारत के प्रति बड़ी आशा की नजर से देख रहे हैं, वो भारत ना आए। इतना बड़ा षड्यंत्र है ये छोटी बात नहीं सुरेश जी, इसको इस ढंग से दुनिया के सामने रखना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ये ब्रांड हिंदुस्तान के ऊपर कालीमा पोतने का प्रयास है, जिसको जिन कालीमा पोसने का प्रयास करने वाले हाथों को कभी भी माफ नहीं करने देना चाहिए, उसमें हथकड़ी डालकर जल्दी से जल्दी अंदर कर देना चाहिए। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हम ये बोल रहे हैं हाँ कि अंसारी सर जो बोले हैं जाते जाते, हाँ हेलो, 1.25 करोड़ लोगों का अपमान किए हैं, खाली मुसलमानों का नहीं किए हैं। इनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। सही कहा आपने कि जब ये हम असुरक्षित है, मुसलमान असुरक्षित है कहते हैं, तो किससे असुरक्षित है? हिंदुओं से। इस देश का अगर ये ठान ले कि मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो संख्या रूप में तो कम से कम कैलकुलेशन यही बताता है कि उनके मर्जी के बगैर संभव नहीं है। कई मुस्लिम चिंतक ये बात कहते भी है कि यहाँ के बहुसंख्यक समाज का रुख, संस्कार, व्यवहार यही यहाँ के अल्पसंख्यक समाज के सुरक्षा का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन उसी को कटघरे में आरोपी के खड़ा करने का काम हामिद अंसारी ने किया है, जिस अपराध का बोध अब हिंदुस्तान जानता है कि कैसे करवाना है हामिद अंसारी को। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। अजी सर, रोहित सूरज बोलता हूँ जाफराबाद से। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि हामिद अंसारी का 10 साल का कार्यकाल का भी तलाश करनी चाहिए, उसने क्या क्या किया होगा। बिल्कुल आपने सही कहा विजय जी, कॉलर बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह केवल आर्थिक भ्रष्टाचार की बात नहीं है, सांस्कृतिक भ्रष्टाचार की बात है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के मद्देनजर भी इनके कार्यकलापों को देखा जाना चाहिए। मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ। नहीं, निश्चित तौर पर ये तो बात सही है, लेकिन इससे बड़ी एक बात मैं कहना चाहता हूँ सुरेश जी, जो आज कहना बहुत ज़रूरी है। वास्तव में ये हामिद अंसारी साहब निवृत्त होने के बाद, ये पहले भी उसी मोहरे बने हुए थे, उसी दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन निवृत्त होने के बाद उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी और वो जिन्ना बनने की दिशा में आगे बढ़ गए। मैं देख रहा हूँ, मैं दूरदृष्टि तक देख रहा हूँ कि ये जिन्ना बनने की एक कवायद है, लेकिन आप इसको इस ढंग से नहीं देखते हैं कि ये किसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस देश में मैं सारे मुसलमानों को ऐसा नहीं मानता हूँ, एपीजे कलाम हमारे आदर्श हैं, अब्दुल हमीद हमारे आदर्श हैं। लेकिन वो मुसलमान अंसारी वाले एपीजे अब्दुल कलाम को मुसलमान नहीं मानते। नहीं, अब ये तो आधी आबादी को नहीं मानेंगे तो उनके नहीं मानने से नहीं हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। अगर देश जिसको मानेगा वही रहेगा। लेकिन भारत पाक का जब क्रिकेट होता है, भारत पाक का जब कोई खेल होता है, तो सुरेश जी, जब पाक जीतता है और उसके जीतने में जो हर्षोल्लास मनाते हैं, ऐसे लोग इनके फॉलोअर हैं, ये आपको समझना चाहिए। बिल्कुल, शायद ये हिंदुस्तान के पहले उपराष्ट्रपति है जिनका पुतला फूका गया है। देखिए। ये नोएडा में पुतला फूका गया है। देश भर में कई जगह पर ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके वीडियो भी आ रहे। कई मीडिया वाले इस विषय पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण भी जांच लेना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी शक्ति हामिद अंसारी के पीछे है, ये हामिद अंसारी को कवर करने, जो इनको पद पर बिठाना जानता हो, वो इनको सुरक्षित रखना भी जानता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको?
मुझे ना सवाल करना है। बोलिए। हामिद अंसारी जी को लेकर के। बोलिए बोलिए। हेलो। बोलते रहिए। हेलो। चलिए धन्यवाद। हम आपको मोदी जी ने क्या कटाक्ष किया। एक तरफ तो मोदी जी ने बड़ा इनके पद का सम्मान करके इनको फेयरवेल दिया। वैसे तो इसके हकदार नहीं थे क्योंकि ये एक राजनीतिक हस्ती बन चुके थे और ना केवल राजनीतिक बल्कि तुच्छ प्रकार का व्यवहार करने वाले उपराष्ट्रपति के तौर पर ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जाने जाएंगे। इसके बावजूद इनको एक अच्छा फेयरवेल दिया गया। लेकिन फाइनली नरेंद्र मोदी को इनके बारे में कुछ बोलना पड़ा। आपको दिखाते हैं, लेकिन कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, पहले उनके पास चलते फिर हम आपको मोदी जी का वो वीडियो भी दिखाएंगे। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ। सैनिक को मेरा यही कहना है कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हामिद अंसारी जैसे आदमी को जेल में डाल देना चाहिए, जो कि देश को कटवाना चाहता है। हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके राजनीति करने वाले। बिल्कुल धन्यवाद आपका। आपने जो भाव कहा हम तक पहुंच गया। विजय जी, सैनिक का कॉल था। इसका मतलब इस देश का सैनिक जो इस देश के पदों की गरिमा के लिए, भारत मां की स्वतंत्रता के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है, तब जब ऐसे बयानों सुनता है तो कितना बुरा लगता होगा। सुरेश जी, ये हामिद अंसारी साहब वही हैं जो तिरंगा के सामने सिर नहीं झुकाते हैं। हाँ। वो सैनिक का जो हृदय है, आप समझ सकते हैं, जो इस तिरंगा के लिए अपना परिवार छोड़ करके अपनी जान गंवाता है। और एक सैनिक नहीं, सैकड़ों हजारों सैनिक अपने खेत रहते हैं इस तिरंगे के लिए। उस तिरंगे को इन्होंने सलाम तक नहीं मारा, तो वो सैनिक से आप क्या अपेक्षा करेंगे? वो यही कहेगा। ये मुद्दा हमने ही उठाया था। यही करेगा ये मुद्दा हमने ही उठाया था जी। और उसके खिलाफ शोकॉज नोटिस भी हमको दिया गया था। फिर भी हम इस बात पर डटे रहे। उसके लिए बचकाना कुतर्क दिया गया, जिसको लेकर बाकी मीडिया वाले तो बोले नहीं, लेकिन हम अपनी बात पर कायम थे, कायम हैं और कायम रहेंगे। हम आपको मोदी जी का वो वीडियो दिखाते हैं, देखिए। आपका अपना जीवन भी एक कैरियर डिप्लोमेट का रहा। अब कैरियर डिप्लोमेट क्या होता है वो तो मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद ही समझ आया, क्योंकि उनके हंसने का अर्थ क्या होता है, उनका हाथ मिलाने के तरीका का क्या हाथ होता है, वो तुरंत समझ नहीं आता है। आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है एज ए डिप्लोमेट। उसी दायरे में ज़िंदगी के बहुत वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में, ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहाँ से रिटायर होने के बाद भी ज़्यादातर काम वही रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। विजय जी, मुझे हिंदी में इसको क्या कहावत कोई यूज करके क्या कैसे वर्णन करूं मैं मोदी जी का, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मराठी में एक कहावत है, शाल जोडीचे जूते मार ले। म्हणजे इसका मतलब होता है कि शॉल में जूते डालकर उससे मारना। इस भाषा, इस शैली का उपयोग मोदी जी को करना पड़ा, जो कि कभी किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए नहीं करते। नहीं, देखो वो उनकी पीड़ा थी। इस देश के इतने उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इतने 3 साल तक लगातार उन्होंने झेला है। मैं झेलने वाली बात कहूँगा तो एक अंदर जो उद्गार हैं वो किसी भी राष्ट्रवादी के मन में, लेकिन उन्होंने बहुत संयम से सुव्यवस्थित ढंग से और बहुत शालीनता के साथ उन्होंने बात रखी। देखो सुरेश जी, आपको इस देश में ये कोई पहले उपराष्ट्रपति मुसलमान हैं ऐसा नहीं है। इस देश में राष्ट्रपति मुसलमान रहे, मुख्यमंत्री मुसलमान रहे हैं। इस देश में अभी ताज़ा हाल में इलेक्शन कमिश्नर मुसलमान गए हैं, आईवी के प्रमुख रहे, किसी पर कोई पद नहीं रहा। इस देश ने किसी पर कोई प्रश्न नहीं उठाया है। इसका मतलब अगर इन पर प्रश्न उठ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इसमें है। इसलिए सुरेश जी आप प्रश्न उठा रहे हैं। आपने कभी इलेक्शन कमिश्नर पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया। आपने विभिन्न संवैधानिक पदों पर जो मुस्लिम बैठे हुए हैं उन पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। देश की सेना पे, देश की पुलिस पर इतने बड़े बड़े अधिकारी मुस्लिम बैठे हैं, आप उनका सम्मान करते हैं, देश उनका सम्मान करता है, उन पर कोई प्रश्न नहीं उठाते। इसका मतलब कितनी गंभीरता है इस विषय पर, ये सुरेश जी देश को आप बता रहे हैं। और ये जितना खोल कर बताएंगे उतना मुस्लिम समाज भी समझ पाएगा कि इन्होंने हमारा कितना बड़ा अहित किया है। बिल्कुल। अब तक मुझे एक भी मुसलमान अंसारी के साथ खड़ा रहने वाला 3 दिन में नहीं मिला है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
बोलिए। नमस्कार, मैं लंका आसाम से रामनिवास पांडे बोल रहा हूं। मैं बोलिए। मैं बचपन से सुनते आया था कि पाकिस्तान वाले कहते थे कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं। अभी इन्होंने कहा, हमीद अंसारी ने, कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है, यानी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके इन्हें राजसोका के अंदर जेल डाला जाए, ऐसे लोगों को। ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ये भारत की भाषा नहीं बोले। भारत के मुसलमान सुरक्षित हैं, पाकिस्तान की भाषा बोले हैं। ये ISI के इनके ऊपर गिरफ्तारी किया जाए। धन्यवाद। चलिए, हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल। A sense of insecurity is creeping in. ये मुसलमानों में अब असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। ये सब हम मिलकर इनका विरोध करते हैं, इनकी बातों का, जो कि बोले कि आज मुसलमान असुरक्षित महसूस करता है। There is a feeling of unease. A sense of insecurity is creeping in. ये मुसलमानों में अब असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। ये सब हम मिलकर इनका विरोध करते हैं, इनकी बातों का, जो कि बोले कि आज मुसलमान असुरक्षित महसूस करता है। आज हम हमीद अंसारी के राज्यसभा टीवी के भ्रष्टाचार की जो बातें उभर कर आई है उस पर सवाल पूछ रहे हैं। आइए हम आपको दोबारा दिखाते हैं क्या है। ये है वो असली कारण हामिद अंसारी के पेट दर्द का। राज्यसभा का भ्रष्टाचार सामने आ गया है। अब भ्रष्टाचार में हामिद अंसारी का नाम सामने आ रहा है। राज्यसभा को कैसे वामियों की पेंशन योजना की मांद बनाया गया और चौड़े में मौज करवाई गई। राज्यसभा टीवी का पहला काम है राज्यसभा की कार्रवाई का प्रसारण करना। इसके अलावा वो संसदीय कार्य से जुड़े कार्यक्रम और अन्य समसामयिक कार्यक्रम भी दिखा सकता है, लेकिन इन पर लाखों रुपए का बजट खर्च करके ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाते रहे जिनका संसदीय लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं था। चैनल पर कई कांग्रेसी पत्रकारों को बतौर एक्सपर्ट बुलाकर उन्हें हर महीने मोटी पेमेंट की गई। इसके अलावा कांग्रेस के कई वफादार पत्रकारों को गेस्ट एंकर की तरह रखा गया। इन्हें छोटे से कार्यक्रम के बदले हर महीने लाखों रुपए बतौर फीस दी जाती रही। इन संपादकों में द वॉयर के M.K. वेणु, कैच के भारत भूषण, indiaspend.com के गोविंदराज इथिराज और उर्मिलेश जैसे नाम थे। ये सभी कांग्रेस के तनखैया पत्रकार माने जाते रहे हैं। इन सब पर फिजूल खर्ची के कारण राज्यसभा टीवी का बजट लोकसभा टीवी के मुकाबले कई गुना ज्यादा था। ये सभी कार्य हामिद अंसारी की देखरेख में हो रहे थे। ऐसे में हामिद अंसारी पर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि हामिद अंसारी जी 10 साल तक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे रहे, फिर भी मुसलमानों को सुरक्षा नहीं दे पाए। आज भी मुसलमान असुरक्षित है क्या भारत में? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हामिद अंसारी केवल इन्हीं मुद्दों पर नहीं बोले हैं, तमाम मुद्दों पर बोले। एक स्पेशल एपिसोड भी मैं करने वाला हूं अलग से, जिस पर उनका कहना था कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये देश के विकास की सबसे बड़ी बाधा है। वो कैसे, क्या, अलग से करूंगा। लेकिन ये अपने मुसलमान बहनों के लिए भी नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा था तलाक पर, देखिए। It is a social aberration. It is not a religious requirement. The religious requirement is crystal clear, emphatic. There are no two views about it. But patriarchy, social customs has all crept into it to create a situation which is highly undesirable. कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, मैं आसाम से बोल रहा हूँ, निखिल दास, बंगाईगांव। हाँ, किंतु कहने का मतलब यही है, आज जिसको दायित्व दिया जाता है, इतना बड़ा हिंदुस्तान का जो दायित्व जो मिलता है,
ये लोग उल्टा उल्टा जो बात करता है, अपना देश के लिए क्षति नहीं होता है, हानि नहीं होता है, तो ये सब आदमी क्यों प्रमोट करता है? जो हमारा नेता लोग क्यों करता है? ये तो इनको रहने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए हम आपको विवाद का मुद्दा दिखाते हैं, क्या है देखिए। हामिद अंसारी पद पर रहते हुए भी कई बार विवादित काम कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को भारत समेत दुनिया के 190 देश मना रहे थे, जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के राजपथ पर किया गया था। मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनका पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था, लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर मौजूद हामिद अंसारी कार्यक्रम से नदारद थे। इसके बाद इस घटना को लेकर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर कई तरह के सवाल उठाए गए। शाम तक उपराष्ट्रपति के कार्यालय से इस बाबत सफाई दी गई कि उन्हें कार्यक्रम के लिए आमंत्रित ही नहीं किया गया था। वहीं अगला मामला भारत की शान तिरंगे के अपमान से जुड़ा है, क्योंकि ये बात भारत की शान तिरंगे से जुड़ी हुई है। ये मामला है 2015 गणतंत्र दिवस का, जिस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के दौरे पर थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर जब तिरंगा लहराया जा रहा था, तब उसके नीचे खड़े राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे। इस दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तिरंगे को सलामी दे रहे थे, लेकिन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने तिरंगे को सलामी नहीं दी थी। इसके बाद उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर तिरंगे का सम्मान न करने जैसे आरोप लगे थे। इस विवाद की सफाई भी उपराष्ट्रपति कार्यालय से दी गई। इसमें कहा गया कि समारोह के मुख्य पदाधिकारी राष्ट्रपति थे, इसीलिए प्रोटोकॉल के मुताबिक तिरंगे को सलामी राष्ट्रपति ही दे सकते हैं, जो कि बहुत ही बचकाना था। देश के संविधान में झंडे को सबसे ऊपर रखा गया है। साथ ही भारत के संविधान में झंडे के पूर्ण सम्मान की बात भी कही गई है। वह राज्यसभा की कार्रवाई को अचानक स्थगित करना भी उनका विवादित किस्सा रहा है। प्रोटोकॉल की खातिर तिरंगे को सलामी न देकर ट्रॉलर के अपमान का घूंट पीने वाले उपराष्ट्रपति मसीहा जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल उस पार्टी को बचाने के लिए कर चुके हैं जिसने उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया था। 30 दिसंबर साल 2012 को संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही चल रही थी। सत्ता पक्ष कांग्रेस जन लोकपाल बिल पर बुरी तरीके से घिरी हुई थी। गौरतलब है कि सत्र का ये आखिरी दिन था और लगभग आधी रात का समय हो चुका था। इसके बाद आधी रात के करीब उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी राज्यसभा पहुंचते हैं और कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी पद पर रहते हुए अंसारी ईरान, सीरिया और तुर्की में अपने पुरखों की खोज करने में लगे हुए थे। वहीं हामिद अंसारी भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के काम पर हमला कर चुके हैं। विजय जी, कार्यक्रम के आखिर में क्या कहेंगे? मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो अभी लास्ट कार्यक्रम में आपने दिखाया, एक तलाक के विषय में उनका क्या कहना था वो आपने दिखाया। ये वही भाषा थी जो बहुत कट्टर मौलवी इस देश में प्रयोग करते हैं, जो लोग इस प्रकार करते हैं। और अभी आपने देखा होगा 1-1.5 साल में ISIS में कई बार भारत से कई लोग जा रहे थे और वो खुलासा भी हो रहा था। ऐसे समय में भी उपराष्ट्रपति जी ने भारतीय मुसलमानों से एक भी अपील नहीं कर पाए कि भाई इस प्रकार के जो नहीं उल्टी अपील हुई ना। हाँ। अब तो इनके इस अपील का परिणाम होगा, इनके स्टेटमेंट का परिणाम अपील में होगा कि अब IS में जाने वाले मुसलमान बढ़ेंगे। मैं दरअसल जिस ढंग से बोलता हूँ वो मेरा DNA है। हाँ। वो लोग बहुत समझदार हैं, समझ जाएंगे। हाँ। तो उपराष्ट्रपति जी को जब जहां जो देश के लिए बोलना चाहिए वो न बोल करके वो करते हैं जो देश के हित में नहीं होता है। ये सलूट वाले विषय पर भी आप देख चुके हैं। बिल्कुल। चलिए, हम आपके आभारी, आपने टाइम निकाला आज के कार्यक्रम में जुड़े रहे। मैं तमाम दर्शकों का भी आभारी हूं जिन्होंने इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ बोलने के लिए सुदर्शन का साथ दिया है। मित्रों, ये देश का साथ है, सत्य का साथ है, इस देश को बचाए रखने के लिए साथ है। हम आपके साथ का उपयोग ऐसे लोगों को 7 समुंदर के नीचे से भी निकाल कर लाएंगे और उनकी किए की सजा देकर रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। There is a feeling of unease, a sense of insecurity is creeping in. ये मुसलमानों में अब असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं।
हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। ये सब हम मिल के इनका विरोध करते हैं, इनकी बातों का, जो कि बोले कि आज मुसलमान असुरक्षित महसूस करता है। There is a feeling of unease. A sense of insecurity is creeping in. ये मुसलमानों में अब असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। ये सब हम मिल के इनका विरोध करते हैं, इनकी बातों का, जो कि बोले कि आज मुसलमान असुरक्षित महसूस करता है। नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम ये लगातार 5वां एपिसोड लेकर आ रहे हैं। हमने आपको कल कहा था कि हमीद अंसारी अपने पद पर बने रहते हुए और पद छोड़ते हुए जो बोले हैं, ये केवल ऐसे ही नहीं बोले, ये लंबे षड्यंत्र का हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा है। इसकी एक रणनीति आज हम आपके सामने खुलासा करने जा रहे हैं। मैंने कल के एपिसोड के आखिर में कहा था, ये हिंदुस्तान के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति बनेंगे जो भ्रष्टाचार के लिए जेल जाएंगे। कैसे जाएंगे मैंने हवा में नहीं छोड़ा है, आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये जिस राज्यसभा के चेयरमैन थे, राज्यसभा टीवी इन्हीं के अंडर आता, उसको लेकर जो बातें हो रही है, उन बातों पर सवाल मांगने के लिए हमने आज उनको या उनके किसी प्रवक्ता को संपर्क करने का भरपूर प्रयास किया। कोई सामने नहीं आया, शायद बोलने के लिए कुछ नहीं है। क्या है वो मामले, देखिए। ये है वो असली कारण हामिद अंसारी के पेट दर्द का। राज्यसभा का भ्रष्टाचार सामने आ गया है। अब भ्रष्टाचार में हामिद अंसारी का नाम सामने आ रहा है। राज्यसभा को कैसे वामियों की पेंशन योजना की मांद बनाया गया और चौड़े में मौज करवाई गई। राज्यसभा टीवी का पहला काम है राज्यसभा की कार्रवाई का प्रसारण करना। इसके अलावा वो संसदीय कार्य से जुड़े कार्यक्रम और अन्य समसामयिक कार्यक्रम भी दिखा सकता है, लेकिन इन पर लाखों रुपए का बजट खर्च करके ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाते रहे जिनका संसदीय लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं था। चैनल पर कई कांग्रेसी पत्रकारों को बतौर एक्सपर्ट बुलाकर उन्हें हर महीने मोटी पेमेंट की गई। इसके अलावा कांग्रेस के कई वफादार पत्रकारों को गेस्ट एंकर की तरह रखा गया। इन्हें छोटे से कार्यक्रम के बदले हर महीने लाखों रुपए बतौर फीस दी जाती रही। इन संपादकों में द वॉयर के M.K. वेणु, कैच के भारत भूषण, indiaspend.com के गोविंदराज इथिराज और उर्मिलेश जैसे नाम थे। ये सभी कांग्रेस के तनखैया पत्रकार माने जाते रहे हैं। इन सब पर फिजूल खर्ची के कारण राज्यसभा टीवी का बजट लोकसभा टीवी के मुकाबले कई गुना ज्यादा था। ये सभी कार्य हामिद अंसारी की देखरेख में हो रहे थे। ऐसे में हामिद अंसारी पर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए। जो बात घोटाले के रूप में कही जा रही है, उसको भी देखते हैं, फिर चर्चा को शुरुआत करेंगे। एक क्लर्क कैसे बन गया राज्यसभा का सीईओ। राज्यसभा का सीईओ है राहुल गांधी का चेला। क्लर्क सीईओ गुरदीप सप्पल बन गया फिल्म प्रोड्यूसर। जनता के पैसे से बनवाई फिल्म। कार्यकाल के आखिरी वक्त में सीईओ गुरदीप सप्पल ने रागदेश नाम से एक फिल्म बनवाई। बताते हैं इस फिल्म में राज्यसभा टीवी के बजट से 14 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी को देखकर नहीं लगता कि इस पर 4 से 5 करोड़ से अधिक खर्च आया होगा।
फिल्म के प्रमोशन पर 8 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, जबकि इस पर ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ का खर्च बताया जा रहा है। जिस वक्त संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, उस वक्त सीओ सप्पल राज्यसभा टीवी की पूरी टीम को लेकर फिल्म का प्रमोशन करने के लिए मुंबई चला गया। इनमें एडमिन हेड चेतन दत्ता, हिंदी टीम के प्रमुख राजेश बादल, इंग्लिश टीम के हेड अनिल नायर, टेक्निकल हेड विनोद कौल, आउटपुट हेड अमृता राय, दिग्विजय की तथाकथित पत्नी, इनपुट हेड संजय कुमार समेत एडिटोरियल टीम के कम से कम 20 सदस्य शामिल थे। फिल्म के प्रमोशन के नाम पर इन सभी ने करीब 1 महीने तक पूरे देश में सैर सपाटा किया। राज्यसभा अब कानून नहीं फिल्में बनाती है। इस फिल्म में दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता राय ने भी एक्टिंग की है। जनता के पैसे पर हीरोइन बन गई दिग्विजय सिंह की पत्नी। राज्यसभा टीवी घोटाले से जुड़ी कई और जानकारियां अभी सामने आनी बाकी हैं। चैनल को चलाने में आर्थिक हिसाब किताब, भर्तियों में घोटाला, तनख्वाह और प्रोफेशनल फीस बांटने में भेदभाव जैसी बातों की पूरी जांच की जरूरत है, ताकि ये पता चल सके कि ये कांग्रेसी की अगुवाई वाली आखिरी संस्था में किस बड़े पैमाने पर जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा गया है। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी है, उनके पास चलते हैं, और साथ में हमारे साथ यूनिसल गौहर मेहंदी फाउंडेशन से लंदन से जुड़े हैं। दोनों के पास चलते हैं। सबसे पहले विजय शंकर तिवारी जी के पास। विजय शंकर तिवारी जी, सुदर्शन इसका खुलासा कर रहा है। मैंने कल कहा था कि देश का पहला उपराष्ट्रपति रहेंगे हामिद अंसारी, जो भ्रष्टाचार के लिए जेल जाएंगे। उसका ये सबूत है। जांच करने के लिए मैं भारत सरकार को आह्वान करता हूं, और ये होगा ये भी वो जानते हैं, और उससे बचने के लिए पहले से ही, क्योंकि कल भ्रष्टाचार में जब मुंडी पकड़ी जाएगी तो बचने के लिए मुसलमान का कार्ड खेलना जरूरी है, और इसलिए हामिद अंसारी ने यह कार्ड खेला है। विजय जी। सुरेश जी, उपराष्ट्रपति का पद भारत में बहुत सम्मानित, बहुत बड़ा और बहुत गंभीर और बहुत जिम्मेदारियों वाला होता है। और इसी पद को भारत में कितने बड़े बड़े, कितने महान लोगों ने सुशोभित किया है। उसी पद पर हामिद अंसारी जी बैठे हुए थे। हामिद अंसारी साहब ने ये पहली बार नहीं कहा है। उनकी एक लंबी परंपरा आप देखेंगे तो उसमें से यही सब कुछ निकल के आएगा। और जो उनका इतिहास जाता है, उनके परिवार का इतिहास जानता है, वो सहज समझ सकता है कि ये कहाँ खड़े हैं। लेकिन इसके पहले उन्होंने इसी प्रकार की एक भाषा का प्रयोग किया था। कोई साल भर, 1.5 साल हो गए होंगे, तब मैंने इनको कहा था कि हामिद साहब, अगर आपको राजनीति करने का बहुत बड़ा शौक है, और मैंने लगभग सभी बड़े टीवी चैनल में बोला था, तो आपको उपराष्ट्रपति भवन से बाहर निकल करके राजनीति करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति भवन के अंदर बैठ करके, इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठ करके उसको कलंकित नहीं करना चाहिए था। इन्हीं शब्दों में मैंने उनको कहा था। वही परसों इन्होंने बोल दिया। परसों तो एक अपेक्षा थी, ये तो रिटायर हो रहे थे, ये तो जा रहे थे, ये तो निवृत्त हो रहे थे, और निवृत्त होने पर सारा देश सोचता है कि हमारा उपराष्ट्रपति देश के नाम संबोधन देगा। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने इतने सम्मान के साथ उनको विदाई समारोह भी रखा। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, वो संबोधन देगा, मतलब उपराष्ट्रपति संबोधित करेगा आप सारे देश को, और देश को संबोधित करके देश कहाँ था और कहाँ खड़ा हो गया, ये लोगों को बताएगा। लेकिन बहुत, मैं कहता हूँ कि एक तरीके से उन्होंने एक जघन्य अपराध जैसा काम कर दिया कि उनको जब उपराष्ट्रपति बने थे तो उनको इस देश की संपूर्ण जनता ने बनाया था। 20 करोड़ लोगों ने बनाया था। मैं इसे आपको बताऊं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। उनको बनाया था मुस्लिम देशों के दबाव में, लॉबिंग में, सोनिया की चाटुकारिता के कारण, और कोई कारण। 20 करोड़, 1.25 करोड़ के ये कभी प्रतिनिधि नहीं थे। हाँ, लेकिन उस पद पे बैठने के बाद उन्होंने इस देश का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, जो नहीं किया। नहीं सुरेश जी, मैंने इसलिए कहा कि ये चुनाव होता है इसका, ये आपकी अच्छाई है, ये आपकी अच्छाई है। हाँ, ये चुनाव होता है, और चुनाव से चुन करके आए थे। वो कौन लोग किया, बात की बात है। लेकिन इसके बाद भी 20 करोड़ लोगों को संबोधित करना और देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर देना, इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इनको ऐसे समय में वो सारी चीजें याद नहीं आई जब देश को और कलंकित करने वाली थी। यानी इनको अगर करना था तो 1947 से लेते, और 47 से लेकर के मुसलमानों की स्थिति लोगों को बताते कि इस देश में मुसलमान जहां खड़ा था उससे ज़्यादा बदतर स्थिति में है। ये किसने किया, ये बताना चाहिए था इनको, और आगे बढ़ना ये बताना चाहिए था। इन्होंने आज भयग्रस्त है मुसलमान, ये बताया। यानी आज भयग्रस्त है, इसके पहले भयग्रस्त नहीं था। बिल्कुल। हमारे साथ यूनुस जी है।
आप कैसा देखते हैं इसको यूनुस जी? यूनुस जी, क्या आवाज सुनते रहे आप? हाँ, आपकी आवाज मुझे बड़ी कट कट के आ रही है। क्या है, इस देश की आवाज खराब कर दी है उपराष्ट्रपति ने। बोलिए। आपकी आवाज मुझे कट कट के आ रही है। मुझे बताया गया था कि पाकिस्तान में जो जियो टेलीविजन का एक एंकर है हामिद मीर, उसने ये कहा कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है। तो इस बारे में बात करनी है। बिल्कुल, हम ब्रेक के बाद आपके पास दोबारा आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद बिंदास बोल जाए। Of unease, a sense of insecurity is creeping in. ये मुसलमानों में अब असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। ये सब हम मिल के इनका विरोध करते हैं, इनकी बातों का, जो कि बोले कि आज मुसलमान असुरक्षित महसूस करता है। There is a feeling of unease, a sense of insecurity is creeping in. ये मुसलमानों में अब असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। ये सब हम मिल के इनका विरोध करते हैं, इनकी बातों का, जो कि बोले कि आज मुसलमान असुरक्षित महसूस करता है। ये मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो विशेष अतिथि है। तमाम कॉलर जुड़े हुए हैं और इन सब के साथ हम हामिद अंसारी के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, जिस व्यक्ति का हाथ तिरंगे के सम्मान के लिए नहीं उठा, वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर टांग करके चला गया। और इसका कारण कई है, कई परिणाम भी हुए, लेकिन इसका उपाय एक है, ऐसे लोगों के खिलाफ बेखौफ होकर बोलना। यह तभी हो सकता है क्योंकि आप इनको मक्खन लगाओ, इनमें दिल में रखो या इनको पाइप में रखो, किसी पद पे बिठाओ या दरवाजे के बाहर बिठाओ, ये रहेंगे तो टेढ़े ही। और इसलिए हिंदुस्तान को अपनी बेखौफ आवाज सुनानी होगी लगातार। आज आपके सामने बिंदास बोल में इसीलिए मुद्दा लेकर आए हैं क्योंकि हमने दावा किया था कि ये जेल में जाने वाला पहला उपराष्ट्रपति रहेगा। तो क्या है उसके पीछे का सत्य आपके सामने लेकर आए। और अभी आपसे ब्रेक के दौरान मैंने नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट किया है इन तमाम साक्ष्यों के साथ। मैं भारत सरकार को आह्वान करता हूं कि अभी अभी तमाम साक्ष्यों को मिटाने के पहले अभी रिटायर्ड हुए हामिद अंसारी के काले कारनामों के ऊपर जांच बिठाइए और सारे गोरख धंधे को बाहर निकालिए। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी है। विजय जी, आपको नहीं लगता कि मोदी जी ने अब देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई साक्ष्यों को इनके पीछे चेले चपाटे जो बचे हो मिटा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए और इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको यथाशीघ्र मिटाना चाहिए। लेकिन एक बात आपको हमें समझनी चाहिए कि बिठाया किसने है इनको। देखो, मैं 10 साल के अंतराल की ही बात करता हूँ। APJ कलाम इस देश के राष्ट्रपति बने, मुसलमान थे ना, राजग ने बिठाया था, यानी भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट ने बिठाया था। सारे देश में, दुनिया में इतना बड़ा सम्मान और विदाई समारोह में भी किस प्रकार की बात उन्होंने रखी, ये एक प्रेरणा स्रोत बनी। लेकिन इनको किसने बिठाया? ये उनकी भी मंशा पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है जिन्होंने इनको बिठाया था। ये उन्हीं के आदेश से हो रहा है। जी, उनकी, और इसीलिए उन्हीं नेताओं की पत्नियां इनके यहाँ जो एंकरिंग करती हैं वो हीरोइन भी बनती हैं। मैं एक बात, भय कैसा, सुरेश जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आज की घटना मुझे पता चली है, मुझे ट्वीट से पता चली है कि अलीगढ़ में शुक्रवार की नमाज के बाद मुसलमानों ने दंगा कर दिया। ये भय है मुसलमान क्या? ये तो हामिद अंसारी के उस्कावे के बाद हुआ है। तो क्योंकि ये वहां जुड़े हुए हैं। ये सुरेश जी, भय खाता हुआ मुसलमान दंगा करता है क्या? यानी ये भय का प्रारूप है क्या? कैराना से सारा का सारा हिंदू निकाल दिया गया इस बीच में। ये भय का है क्या कि हिंदू जब मिटा देने की कोशिश की जा रही है, ये भय का प्रतीक है क्या? चलिए यूनुस जी के पास चलते हो, हमारे साथ जुड़े हैं। यूनुस जी, हामिद अंसारी के डरने के बयान पर क्या कहना है आपका? मुझे ये कहना है कि ये एक रीजनल जियोपॉलिटिक्स है जिसमें अरब देश के जो सबसे महान देश है सऊदी अरब, वो लोगों को में इन्वेस्टमेंट करता है और अपना
मकसद निकालने के लिए लोगों को खरीदता है। और ये जो इंडिया के एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं हामिद अंसारी साहब, जिनका सभा टीवी पे भी भ्रष्टाचार में नाम आया है, ये उनसे जुड़ गए हैं और यहाँ पर टेररिज्म के हेड भी बन जाएंगे ये, और पूरे देश में आतंकवाद फैलाने के मुजिब भी यही बनेंगे। ये वो लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, इनका सिर्फ मकसद ये है कि इंडिया में कभी अमन और शांति कायम ना होने पाए। मैं ये समझता हूँ ये सारा जो गेम चल रहा है ये सऊदी अरेबिया करा रहा है। बिल्कुल, ये लोगों को पैसे दे के उनको खरीदते हैं और फिर अपना मकसद हासिल करते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बजट का जो अंतर है उसको भी देखते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति भले ही राष्ट्रपति के नीचे का पद है, लेकिन उनका बजट राष्ट्रपति से कहीं अधिक होता है। अगर इस साल के बजट को देखें तो राष्ट्रपति के लिए जहां 66 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, वहीं उपराष्ट्रपति के लिए 377.21 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, यानी करीब 6 गुने से भी ज्यादा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, उसका अपना सचिवालय होता है जिसमें 1500 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा टीवी का मुखिया भी उपराष्ट्रपति ही होता है। तो इतना मोटा बजट है विजय जी, ये तो उल्टी गंगा बह रही है। देखो ये और ये इनके आने के बाद हुआ है, पहले नहीं था। देखो, हमारे यहाँ एक कहावत है कि दाल में कुछ काला है। यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। दाल ही काली है। तो हम तो कहते हैं और काली भी है और हरी भी है। ये संवैधानिक बड़े पद पर रहे हैं, इसके बाद भी, इनके निवृत्त होने के बाद भी देश को इन पर नजर रखने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार की दिशा ये लेते रहे हैं, अंदर क्या करते रहे हैं ये भी पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। आपने एक खोज की है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं, आपको बधाई भी देता हूं कि आपने एक बड़ा काम किया है। थोड़ा शोध की दिशा में आगे बढ़े हैं, ये शोध की दिशा और बढ़नी चाहिए, सरकार के द्वारा बढ़नी चाहिए। अभी तो आपके एकल प्रयास के द्वारा बढ़ी है, ये शासकीय दृष्टि से बढ़नी चाहिए। हम एम.एफ. हुसैन के पीछे लगे थे, एम.एफ. हुसैन को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा, उसकी डेड बॉडी वापस नहीं आ पाई। हम जाकिर नाइक के पीछे लगे थे, बिल्कुल, जाकिर नाइक बाहर है। हम याकूब के पीछे लगे थे, हम जिसके पीछे लगते हैं, हम कौन हैं? हम सुदर्शन टीवी मात्र नहीं है, सूरज चौहान के का ये विषय नहीं है। हम एक सत्य है, और वो झूठ के पीछे जब लगता है तो 7 समुंदर के नीचे भी भले छुप जाए, उसको हम बाहर निकाल के रहते हैं। हामिद अंसारी उस झूठ का एक नेतृत्व करने वाली फिगर के रूप में सामने आए हैं, और इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम नहीं छोड़ेंगे। यूनुस जी, आप हमेशा विदेशी स्थानों पर अपनी श्रद्धा, अपने पुरखे खोजने वाले मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं, इसलिए आप सऊदी अरेबिया के भी खिलाफ बोलते हैं। आपको पता है कि उपराष्ट्रपति रहते हामिद अंसारी अपने पुरखों को खोजने भारत सरकार के आपके मेरे पैसे से तुर्की गए थे। जी। क्या कहेंगे इस प्रयास पर? इस वक्त तो पूरी दुनिया में सबसे बेहतर मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, जिनमें कोई फितना नहीं करते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो सऊदी अरब के बिके हुए लोग हैं, ये हिंदुस्तान की अमन और शांति को खराब करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं। बिल्कुल, हामिद अंसारी एक, जैसे कि विजय जी बोल रहे हैं, और ये स्वाभाविक भी है कि उपराष्ट्रपति पद पर बैठता है व्यक्ति तो उनको रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, देश का प्रतिनिधित्व तमाम देशों में जाके उन्होंने किया है। जब ऐसा वाक्य जब वो बोलता है तो उसके असर को आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कैसा देखते हैं? उसके असर को ये देखते हैं कि जैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों पर वाकई जुल्म हो रहा है, क्योंकि एक्स वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के रहे हैं। अगर ऐसा शख्स कोई स्टेटमेंट देगा तो इंडिया की बदनामी है ये पूरी दुनिया में। लोग इसकी बात को अहमियत देंगे कि ये वाइस एक्स प्रेसिडेंट इंडिया का रहा है, तो ऐसा कुछ हिंदुस्तान में हो रहा होगा, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होगा। ये बड़ी बदनामी का बायस है। ऐसे लोगों को जो है सजा देनी चाहिए, ऐसे लोगों को खामोश कराना चाहिए। बिल्कुल, और ये बात केवल हिंदुस्तान के बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमान करने वाली, लज्जित करने वाली, अपराधी ठहराने वाली नहीं है। ये बात ब्रांड इंडिया की, ब्रांड हिंदुस्तान के ऊपर भी धब्बा लगाने की प्रयास की है, और इसलिए हामिद अंसारी को सजा मिलनी चाहिए। उन पर जो चार्जशीट बनना चाहिए उसमें हिंदुस्तान के इमेज के नुकसान का भी आरोप
लगाया जाना चाहिए। हमारे साथ कई बिल्कुल। कॉलर जुड़े हुए हैं, कई कॉलर अपनी बात को कहना चाहते हैं। हम एक एक करके कुछ कॉलर के पास भी जाएंगे, हमारे अतिथियों के पास भी जाएंगे, आपके सामने और भी तथ्य और सत्य को रखेंगे, जो सत्य इनको जेल पहुंचाएगा। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद चौहान के जी। बोलिए। चौहान के जी, मैं थोड़ा मुद्दे से हट कर बात करना चाहूंगा, आशा करता हूँ आप मुझे समय देंगे। हेलो, हमीद अंसारी छोड़ के कोई मुद्दा है तो बाद में बात करिए। सर 30 बच्चे, मासूम बच्चे, चलिए, गोरखपुर- हम जानते हैं कि हमीद अंसारी को कवर करने वाले लोग क्या कहने वाले हैं। रही बात अगर गोरखपुर की, आप क्यों नहीं बिंदास में ले रहे हैं ऐसा आप कह रहे हैं, तो इस पे हम शो कर चुके हैं, करेंगे, और एक एक बच्चे की जान की कीमत, जो भी दोषी है उसको सजाए मौत देके लेनी चाहिए। यह सुदर्शन का उस पे पक्ष है, भूमिका है। लेकिन हम इस वक्त भारत माता का गला घोटने का प्रयास करने वाले हमीद अंसारी को नहीं छोड़ेंगे। उन बच्चों के लिए सुदर्शन टीवी के घंटों के कार्यक्रम दे रहे हैं और देते रहेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ हाँ, चौहान जी जय हिंद। मैं कमलेश चौबे रोहिणी थाना से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। हाँ सर, ये बोलना चाहता हूँ, सेकंड जो है कि बहुत बढ़िया है, ठीक है, द्वितीय प्रश्न बहुत बढ़िया है, लेकिन 2 नंबर जो है कि बहुत खराब है। और ये 2 नंबर पद में बैठने वाला ये हामिद अंसारी, ये बिल्कुल ही 2 नंबर ही निकला। धन्यवाद। चलिए, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि आपको धन्यवाद कहना पड़ रहा है। देश के 2 नंबर पे पद पर 10 साल तक बैठने वाले व्यक्ति के बारे में टीवी चैनल पर शो करने की बारी आना और कॉलर ने कॉल करके उसको 2 नंबरी कहना, यह हमारे व्यवस्था का अपयश है। क्योंकि यह व्यवस्था राजनीतिक वोट के लालच में पदों पर जब अपात्र लोगों को बिठाती है तो खुद का वस्त्रहरण कर लेती है, जो हामिद अंसारी के रूप में हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल जाओ। Feeling of unease, a sense of insecurity is creeping in. ये मुसलमानों में अब असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। ये सब हम मिल के इनका विरोध करते हैं, इनकी बातों का, जो कि बोले कि आज मुसलमान असुरक्षित महसूस करता है।